हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट सीडीपी का करने वाले हैं। तो आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। देखिए, इस प्रैक्टिस पेपर में 30 क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहने को तो ये 30, लेकिन हम लोग 30 क्वेश्चन के माध्यम से इतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो हमारा गलत ना हो। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 30 है। आप 30 क्वेश्चन को 30 मत देखिए, ये समझिए कि ये हमारे 300 क्वेश्चन है और इनसे हम कितने नए नए क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी नया क्वेश्चन पुटअप हो तो उसको हम आराम से कर लें। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आराम से देखिए, इस क्लास को सीखने पर हमारा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच को अपनाना है हम लोगों को। जब सीख जाएंगे तब हम कर भी लेंगे, और जो याद करने वाली चीज़ है उसको याद करते चलेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। While at times different domains of development intersect in explaining human capabilities, yet which of the following domain development explicitly discuss intellectual as problem solving, critical thinking, logical reasoning। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है उसके हमारे जो कितने डोमेन्स होते हैं, 3 डोमेन्स होते हैं जो कि आपस में ऐसे इंटरसेक्ट एक दूसरे को करते हैं। एक कौन सा होता है? एक अफेक्टिव होता है, भावनात्मक। एक क्रियात्मक होता है, साइकोमोटर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और एक हमारा कौन सा होता है? एक होता है हमारा कोग्नेटिव, जो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, कोग्नेटिव डेवलपमेंट। तो ये तीनों क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। वो ऐसा कौन सा डोमेन है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह आएगी? तो कोई भी आराम से समझ गए होंगे कि ना तो ये इफेक्टिव होगा, ना तो ये साइकोमोटर होगा, ये माइंड से रिलेटेड हो रहा है, तो मेंटल प्रोसेसेस है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कोग्निटिव, संज्ञानात्मक, ठीक है। समालोचनात्मक चिंतन, तार्किकता को तो किसके अंतर्गत आ जाएगी? कोग्निटिव, ठीक है, संज्ञानात्मक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। 1 मिनट में ये क्वेश्चन करने का टारगेट रखेंगे, देखेंगे हो पाता है कि नहीं, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम टू, बताइए। विकास कहाँ से कहाँ की ओर होता है? हेड से टू की ओर होता है। कॉम्प्लेक्स, सिंपल, एक्सट्रीमिटी, सेंटर, स्पेसिक, जनरल। बताइए कहाँ से कहाँ की ओर होता है? तो देखिए, जो विकास हमारा होता है वो आपने अगर पढ़ा होगा, मैंने 5-6 मिनट का वीडियो बनाया है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेलोकार्डल, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल। देखो, जो मस्तका अधोमुखी विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार जो विकास हमारा होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। किस सिद्धांत के अनुसार? प्रिंसिपल ऑफ स्पेलो कार्डल, स्पेलो काउडल। इसको हिंदी में कहते हैं मस्तका अधोमुखी। क्या कहते हैं? मस्तका अधोमुखी। नाम से ही क्लियर कि मस्तिष्क से नीचे की ओर, अधो माने नीचे की ओर, मुख है जिसका, तो मस्तिष्क से नीचे की ओर। ऊपर मस्तिष्क हो गया हमारा, नीचे पैर हो गया, तो सिर से पैर की ओर कौन सा होता है हमारा? प्रिंसिपल ऑफ सुपेलो कॉर्डन। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। और अगर आपने जो डेवलपमेंट के पढ़ा होगा तो उसमें आपको ध्यान आ रहा हो कि ये तीनों उल्टे करके लिखे हुए हैं। विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, केंद्र से अंदर की ओर होता है, सरल से जटिल की ओर होता है, जबकि ये सही है। विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। इन 30 क्वेश्चन से जो हमारी पूरी जो सीडीपी है, कंप्लीट सीडीपी, उसका रिवीजन भी सभी टॉपिक का लगभग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा कौन सा हो गया यहाँ पर? अब यहाँ पर आपने कौन सा सिद्धांत सीखा? मस्तका अधोमुखी विकास का सिद्धांत सीखा, प्रिंसिपल ऑफ स्पेलोकार्डल। इसके अनुसार जो हमारा विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। क्योंकि हो सकता है इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि मानव का विकास होता है सिर से पैर की ओर, किस सिद्धांत के अनुसार? ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो सीख लीजिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। During early childhood is the primary agent of socialization and is the secondary agent of socialization। मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान ऐसी कौन सी है समाजीकरण की संस्था प्राथमिक जो होती है, और फिर द्वितीय कौन सी होती है? तो प्राइमरी तो हमारी एक ही है, आपको पता ही होगा, फैमिली, ठीक है, सभी को पता।
अब बात आती है फैमिली, फैमिली दो जगह है। अब सेकेंडरी कौन सी होगी? देखिए, अर्ली चाइल्ड प्राइमरी, यहाँ पर कौन सी करी जाएगी? प्राइमरी। मास मीडिया नहीं होगी, स्कूल नहीं होगा, प्रिंट मीडिया नहीं होगी, तो फैमिली ये हमारी आ गई। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। क्यों? फैमिली तो हमारी प्राइमरी हो गई, इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जो हमारा स्कूल है वो कैसा है? वो सेकेंडरी है। जो इजी क्वेश्चन होगा उसको हम कम टाइम में कर लेंगे, जो थोड़ा समझने वाला होगा उसको हम समझते हुए चलेंगे। तो प्राइमरी में केवल हमेशा कौन आती है? फैमिली। अगर फैमिली ना हो तो प्राइमरी में कौन आ जाएगा? पास, पड़ोस, नाइबरहुड। सोशलाइजेशन की दो ही एजेंसी होती है, कहीं तृतीय एजेंसी लिखी हुई मिल जाए टर्सरी तो वो नहीं होती है, दो ही होती है। एज पर As per Jean Piaget theory, if a scheme does not produce a satisfying result, then fill in the blank take place। मतलब जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देती है तो क्या उत्पन्न होगा? इमिटेशन, डिसइक्विलिब्रियम, कंजर्वेशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखो, इसमें अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं पेपर में बैठा हूँ, अगर मैंने जीन पियाजे को लेव वाइगोत्स्की को पढ़ा तो ये तो पता है उन्होंने जेडपीडी का कॉन्सेप्ट दिया था। बात हो रही है जीन पियाजे की, तो डी तो श्योर है नहीं ही होगा कि ये तो लेव वाइगोत्स्की जी ने दिया, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन का ये है, जैसे बच्चा है, जीन पियाजे अगर आपने पढ़े होंगे तो बच्चे ने अगर मान ली बच्चे के माइंड में स्कीमा है एक कुत्ते का, डॉग का है कि भाई इसके चार टांगे होती हैं, एक पूंछ होती है और ये भौं करता है, ठीक है, वो इतनी जानकारी जानता है। एक दिन कुत्ते ने देख ली बिल्ली मोटी ताजी, ठीक है, उसने कहा इसके भी जो चार टांगे हैं, एक पूंछ है, लेकिन ये म्यों म्यों करती है। तो उसने कहा ये कुत्ता कैसा है, ये तो म्यों म्यों करता है, और तो कुत्ते भौं करते थे। तब उसके माइंड में एक डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन की जो स्थिति होगी वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है। उसको हमको बात में समझाना पड़ेगा कि हाँ इसमें समानता है, ये इसके भी चार टांगे, इसके भी चार हैं, एक एक पूंछ है, लेकिन इसको कैट कहते हैं, इसको डॉग कहते हैं। तो डिसइक्विलिब्रियम डेवलप होगा। क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। हमारे स्कीमा में जो चीज है उसको हमको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू जीन पाइगेट थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगन टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस? बताइए भाई, ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आ जाती है बच्चों में? कौन सी अवस्था में आ जाती है? पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस होती क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है, जैसे आपके छोटा बच्चा है बहुत, आपने बच्चे को कोई चीज दिखाई, बच्चे ने देख ली, अगर बच्चे के आप सामने से उस चीज को हटा लो तो क्या होगा? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। वो ना तो सामने है ना ही उसके माइंड में रह जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बच्चा लगभग लगभग 2 साल का होगा, फिर अगर बच्चे को आपने कोई चीज दिखाई, अगर वो किसी चीज से खेल रहा था, अगर आपने छीन के उसको रख दिया, तो बच्चे के माइंड में चीज चलती रहेगी कि अभी मैं किसी चीज से खेल रहा था, कहीं ना कहीं यहीं कहीं रखी हुई होगी, वो ढूंढने का प्रयास करेगा। इसे ही कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायी, ठीक है। अब लगभग 2 साल तक ये चीज आ जाती है। अब मेरे भाई बताइए, इनमें 2 साल तक की कितनी एज में फंसेगा ये? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, इन चारों को याद रखने का जो सीक्वेंस होता है एसपीसी है। अब बताइए तो कौन सा हो जाएगा? पहला, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था, इसकी एज होती है 0 से 2, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष, इसकी होती है 2 से 7, कंक्रीट ऑपरेशनल की होती है 7 से 11, हो जाएगी, ठीक है। इसकी तो हो गई 0 से 2, संवेदी गामक की हो गई, प्री ऑपरेशन की हो गई 2 से 7, कंक्रीट ऑपरेशन की हो गई 7 से 11, और फार्मल ऑपरेशनल की कितनी हो गई? 11 से 18 या किशोरावस्था। बिल्कुल आप लोग ऐसे हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको इतनी बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा एग्जाम में आप बहुत जल्दी कर देंगे। जैसे मैंने विदिन 15 मिनट में सॉल्व किए थे, ठीक है, सीडीपी को, उसी प्रकार आप भी कर देंगे।
और एमसीक्यू जो भरने वाले जो होते हैं वो बबल भी भर दिए थे 15 मिनट में ही। आप समझ सकते हैं कितनी स्पीड बन जाएगी। बस आप इसी प्रकार से अभी से ही जुड़े रहिए, आराम से देखते रहिए। 6th क्वेश्चन, वेन रमन वाज प्रेजेंटेड विद हिंज डिलेमा, हिंज की कहानी, ठीक है, he responded that Hinge should not steal the money because stealing is a crime and doing so will cause disturbance in society. At which stage a moral reasoning is Raman at present? बताइए, हिंदी में पढ़िएगा। रमन जो है उसने हिंज की जो डिलेमा सुनी, तो वो कहता है कि उसको हिंज को चोरी नहीं करने चाहिए थी, क्योंकि जो चोरी करना है वो अपने आप में एक कैसा है, वो क्राइम है। और अगर हिंज चोरी करेगा, तो ये अगर एक लोग चोरी करेगा तो समाज में जो होगा क्या, डिसइक्विलिब्रियम, मतलब कि अव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह जाएगा। तो जो बच्चा है, एट विच मोरल रीजनिंग, वो बच्चा जो है किस अवस्था पे है, ये बताना है आपको। इन्होंने कितनी स्टेज दी थी, 6, लेवल 3। लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी। इसमें इन्होंने जो लेवल थे वो कितने थे, यहाँ पर समझिए, जो लेवल थे वो थे 3, स्टेज की जस्ट डबल थी। स्टेज कितनी थी, स्टेज थी 6। एक एक लेवल पर दो दो स्टेज दिए थे। लेवल कौन से 3 थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। इनके अंदर दो दो इसने स्टेज दिए थे। जिसने ये ना पढ़ा हो तो वो कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की वाला वीडियो है सीडीपी का, वो देख के आए, ठीक है। तो बताइए, बच्चा ये कहता है कि चोरी करना तो आप है क्राइम है, जिससे सोसाइटी में डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है। तो कौन सा होगा, देखिए यहाँ से देखिए, डिस्टरबेंस इन सोसाइटी। फर्स्ट, ओबीडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, नहीं, ये तो छोटे बच्चे होते तब। इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, ये दूसरी है, दूसरी स्टेज है। गुड बॉय गुड गर्ल कन्वेंशनल में आ गए, थर्ड है। फोर्थ कौन सी होती है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो बच्चा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन पर अभी है, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो कितने लेवल दिए थे, 3। इतनी बार इनको पढ़ेंगे कि ये सब ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, सब देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर लेव वाइगोत्स्की आइडिया। लेव वाइगोत्स्की के विचार के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है, ठीक है। यहाँ पर अगर गलत होता तब आंसर चेंज हो जाता, तब क्वेश्चन निगेटिव हो जाता है। सोशल आइसोलेशन कंट्रीब्यूट्स टू लर्निंग, मतलब सामाजिक पृथक्करण जो है क्या वो लर्निंग को हेल्प करता है, ऐसा है। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट विदाउट सपोर्ट ऑफ अदर, बच्चे जो होते हैं अच्छी प्रकार से सीखते हैं बिना किसी की मदद से। क्लूज एंड हिंट इम्पीड पेस ऑफ लर्निंग, मतलब कि संकेत और मदद करना, गाइड करना, क्या ये सीखने की प्रक्रिया को अवरोधित करते हैं, ठीक है, इम्पीड करते हैं, बाधित करते हैं, क्या ऐसा है। पेस माने गति होता है, ठीक है, पेस की जगह पर स्पीड भी लिखा हुआ मिल सकता था आपको, ठीक है, मतलब रेट भी हो सकता था यहाँ पर, तीनों का मतलब एक ही है। कल्चरल टूल्स कंट्रीब्यूट टू द लर्निंग प्रोसेस, और जो कल्चरल टूल्स होते हैं वो लर्निंग की प्रोसेस को क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं, सहायता पहुंचाते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की का जैसे ही नाम कहीं दिख जाए, 3 चीजें अपने माइंड में फिट कर लीजिए, ट्रिक। इनकी ट्रिक क्या है, एस सी एल, एस सी एल का मतलब एस फॉर सोसाइटी, सी फॉर कल्चर, एल फॉर लैंग्वेज। जहाँ इन तीनों चीजों के से सीखने की कहीं पर बात की जा रही, उसका आंसर मार दीजिए सीधे लेव वाइगोत्स्की। अगर लेव वाइगोत्स्की ऊपर है तो नीचे ये तीन चीजें देख लीजिए, देख कल्चरल टूल्स कंट्रीब्यूट टू द लर्निंग प्रोसेस, सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। एस सी एल, ये ट्रिक है, लिख लीजिए, ठीक है, एस सी एल। क्वेश्चन नंबर 8, इन अकॉर्डेंस विद लेव
Vygotsky, which of the following method teaching लर्निंग प्रोमोट्स और लर्निंग, मतलब निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मेथड है लेव बाइगोट्स्की के अनुसार जो लर्निंग को प्रमोट करता, सीखने की अधिगम को समुन्नत बनाता है? पैसिव इमिटेशन, कोऑपरेटिव लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग। बताइए। लेव बाइगोट्स्की के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। सोसाइटी में कौन होती है? कोऑपरेट होकर बच्चे, कोऑपरेट मतलब एक दूसरे सहयोग के द्वारा सीखते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सीख लीजिए। लर्निंग कभी पैसिव नहीं हो सकती है, लर्निंग एक्टिव होती है। नेगेटिव वर्ड है, कट कर दीजिए। स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, ठीक है, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन, ये तो थार्नडाइक के नियम में चलेगा। लेकिन अगर आपने लेव बाइगोट्स्की जी पढ़े हो तो SCEL। कल्चर कहाँ होती है? सोसाइटी में ही तो होती है। यस फॉर सोसाइटी, सी फॉर कल्चर, एल फॉर लर्निंग। तो ये तीनों चीजें हैं, ठीक है, सोसाइटी में होती। अब बात ही सीखने की, कौन सी चीज प्रमोट करती है? तो कोऑपरेटिव लर्निंग, सहभागी अधिगम। तो इसका जो आंसर होने वाला है क्वेश्चन का वो कौन सा होगा? बी, कोऑपरेटिव लर्निंग। क्लास को शेयर कर दिया करें आप लोग, ठीक है। आ जाइए 9, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एडवोकेट्स फॉर। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी रिकमेंडेशन करती है? क्या चीज़ की डिमांड करती है? स्टैंडर्ड क्यूरिकुलम, यूज ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनकलकेटिंग एंटिटी बिलीफ ऑफ एबिलिटी। बताइए। तो देखिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए। अगर आपको कहीं भी स्टैंडर्ड वर्ड लिखा हुआ मिल जाए तो स्टैंडर्ड वर्ड जो है वो मानकीकृत जो है वो नकारात्मक है। स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं होता, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था? फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये तो देखते ही करने वाला। आप रिवार्ड और पनिशमेंट की कोई बात नहीं करेंगे। आर्टिकल 17 RTE जो राइट टू एजुकेशन है 2000 ना, उसका उल्लंघन है। उसमें 17 में कहा गया है आप बच्चे को किसी भी प्रकार से वर्बल और नॉन वर्बल किसी भी प्रकार से आप पनिशमेंट नहीं दे सकते। वर्बल क्या होता है? मतलब कहना गधे हो, स्टूपिड हो, बेकार हो, बेवकूफ हो, कभी नहीं सीखोगे। और फिजिकल तो आप जानते हैं, मारपीट करना, मुर्गा मुर्गी बना देना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इनकलकेटिंग इंटिटी बिलीफ ऑफ एबिलिटी, ये एक नई चीज है, इसको लिख लीजिए। इंटिटी बिलीफ एबिलिटी का मतलब होता है केवल एक ही प्रकार से सोचना, एक ही प्रकार से किसी चीज को करना, ठीक है। एक ही प्रकार से ना, हमको मल्टीपल प्रकार से किसी चीज को करना है। इसकी जगह पर अगर इंक्रीमेंटल बिलीफ ऑफ एबिलिटी होता तब ये हमारा सही हो जाता है। सीधी बात है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब है कि बच्चों के अंदर जो व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं उनको आप सपोर्ट कर कीजिए, ठीक है। प्रत्येक बच्चा अपने आप में कैसा होता है? विशिष्ट होता है। जब बच्चा विशिष्ट है तो आपको विशिष्ट प्रकार से पढ़ाना भी होगा, बच्चे को सेंटर में रख के। इसमें कौन सी एजुकेशन चल रही है? चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब बच्चा जो है इसके चारों ओर सभी चीजें हैं, चाहे वो स्कूल हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी तोप हो, कुछ भी हो, सब बच्चे के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। पहले बच्चे को प्राथमिकता दी जाएगी, बच्चे से सभी लोग सीखेंगे, सिखाएंगे। मतलब को बच्चे के ध्यान रखना है आपको, बच्चा के अंदर में है, इसीलिए इसको कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। सी इज आवर राइट ऑप्शन। 10th, एज पर हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए। इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, मतलब हार्वर्ड गार्डनर ने कैसी बुद्धि बताई, बुद्धि कैसी होती है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी बुक एबिलिटी ऑफ मैन में जो है सबसे पहले 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, सुने रहे ना। बाद में 1998 1998 में इन्होंने एक और ऐड कर दी, 8वीं, जिसको बहुत पूछा गया कि 8वीं बुद्धि कौन सी थी? वो थी नेचुरलिस्टिक, ठीक है, प्रकृतिवादी। जिसको आपको नोट्स बिल्कुल ये PDF वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमने इस चीज़ को डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वहाँ PDF भी है, तो वहाँ से देख लेना। बाद में सन 2000 में 2 ही साल बाद इन्होंने एक और टाइप की बुद्धि जोड़ दी थी 9th में, ठीक है, जिसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल। तो
टोटल 9 प्रकार की बुद्धि है, हो सकता है 8 भी कहीं पर मानी गई हो, ठीक है, इसमें कोई इशू वगैरह नहीं है। तो इन्होंने बुद्धि को क्या बताया, इन्होंने कहा बुद्धि किसी भी ऐसी चीज नहीं है, फिक्स नहीं है, और किसी भी व्यक्ति में केवल एक ही प्रकार की नहीं है। जैसे इन्होंने कितनी प्रकार की बताई है, 9 प्रकार की। कौन कौन सी हो सकती है? लॉजिकल है, लैंग्वेज है, स्पेशियल है, नेचुरलिस्टिक है, एग्जिस्टेंशियल है, बॉडी काइनेस्टिक है, म्यूजिकल है, ठीक है। तो इतनी प्रकार की इन्होंने बताई है। तो बुद्धि जो होती है मल्टीपल होती है किसी भी व्यक्ति में। आइए पढ़ते हैं। लेवल्स आर सेम एमंग ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों में एक समान। अरे एक समान नहीं होती भाई। इज ए जनरल एबिलिटी हैज नो बायोलॉजिकल बेस, इसका बायोलॉजिकल बेस नहीं होता। जनरल एबिलिटी ने, जनरल एबिलिटी की तो बात किसने की है? स्पीयरमैन ने। इज फिक्स्ड फ्रॉम द बर्थ, डज नॉट गेट इम्पेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, बुद्धि पर इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये जन्म से ही फिक्स होती है, जितनी आपकी उतनी रहेगी, ऐसा नहीं, ठीक है। जो इंटेलिजेंस है ये इंक्रीमेंटल व्यू आप है कि इसको आप बढ़ा सकते हैं बाई हार्डवर्क या अपने और भी प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्विंग के द्वारा। तो जन्म से स्तर स्तर तो नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा बचा? डी। इंटेलिजेंस इज ऑफ मैनी काइंड्स एंड इंटेलिजेंस पजेज डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंस, और प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की, अब एक व्यक्ति में एक से अधिक भी प्रकार की जो हो सकती है इंटेलिजेंस हो सकती है। हो सकता है अगर कोई बहुत ज़्यादा होशियार मैथमेटिक्स में है, मैथमेटिकल लॉजिकल उसमें थिंकिंग है, मैथमेटिकल उसमें इंटेलिजेंट हो सकता है, वो बहुत अच्छा एथलीट हो। बॉडी काइनेस्टिक तो उसमें हो सकती है, स्पेशल हो सकती है जो हमारे आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं, म्यूजिकल हो सकती है, नेचुरलिस्टिक होती है, लैंग्वेज हो सकती है, तो किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो इसका जो ऑप्शन था वो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग emphasize on creating print rich environment in the class to facilitate learning process। रीजन, स्कूल क्लाइमेट डज नॉट फिल, यहीं पर पकड़ लीजिए, ऐसे कीजिए, इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। अब आपको समझ में, स्कूल क्लाइमेट डज नॉट प्ले एनी रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। देखिए मैं आपको बता दूं, असर्शन और रीजन के 50 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और 25 हमने करवा दिए हैं, और 25 अभी हमको और करवाने वाले हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको मैंने एक ही क्लास में बनाया है, ठीक है। उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम देख लेते कैसे करेंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 30, आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। जो अभी जनवरी 2024 में पेपर हुआ, जूनियर में 6, प्राइमरी में 4, 6 पंजे, मतलब 1/5 पेपर आ रहा है केवल इससे ही। तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, आपको सीखना है। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक रचनावादी सिद्धांत। कोई हिंदी इंग्लिश का इशू मत बनाना कि सर इंग्लिश में आप पढ़ रहे हैं हिंदी में नहीं पढ़ रहे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चाहे तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, हम एक्सप्लेन तो कर ही रहे हैं। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग emphasize on creating print rich environment इन द क्लास टू फैसिलिटेट लर्निंग। ये प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होता क्या है? जैसे क्लास में पोस्टर्स लगे हैं, या क्लास के बाहर बिल्डिंग है हमारी, वहाँ पर कोई कोटेशन वगैरह लिखी रहती है कि ये महात्मा गांधी की, ये इनकी है, ये फलाने की है, इसको प्रिंट रिच इन्वायरमेंट कहते हैं। पोस्टर्स हैं, पेंटिंग्स हैं जो वगैरह टंगी रहती हैं। तो जैसे आपने कोई चीज़ बोर्ड देखा, तो आपने उससे कोई कोटेशन को याद कर लिया या पढ़ लिया, जैसे मैंने एक बार पढ़ा था करवी पूजा है, तो मुझे याद हो गया। तो इसको ही कहते हैं प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, जिससे बच्चे को सीखने में लर्निंग की प्रोसेस जो होगी उसकी बूस्ट हो जाएगी, तेज हो जाएगी। ये कहते हैं कारण में कि स्कूल डज नॉट प्ले एनी रोल लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्कूल का कोई रोल नहीं होता, पूरा पूरा रोल का होता है हमारे हेरिडिटी का होता है, बायोलॉजिकल मेच्योरेशन का होता है, भाषा विकास में जैव की परिपक्वता का होता है, नहीं, पूरी तरीके से दोनों का होता है, हेरिडिटी और environment। तो रीजन तो हमारा कैसा हो गया? रीजन हमारा इसीलिए कैसा हो गया? गलत हो गया, लेकिन हमारा जो असर्शन है वो ट्रू है, वो सही है। तो देख लीजिए कहाँ पर है, सी इज आवर राइट ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज। क्वेश्चन नंबर 20,
बॉयज आर वेरी पावरफुल एंड टफ एंड गर्ल्स आर सॉफ्ट एंड सेंसिटिव। सच स्टेटमेंट स्ट्रेंथन। लड़के बहुत शक्तिशाली कठोर होते हैं, लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। लैंग्वेज देखिए किस प्रकार की लिखी है इन्होंने। नरम, लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं, इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं। अब बताइए ये क्या किस चीज को शो कर रहा है? जेंडर इक्वलिटी, जेंडर समानता की बात की जा रही है। जेंडर इक्विटी, जेंडर समता, जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर स्टीरियोटाइप। आप समझ ही गए होंगे जिसे भी पढ़ रखा होगा या मैंने पढ़ाया भी बहुत बार है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर? इनसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इस टॉपिक से, जेंडर और सेक्स वाले से। तो इसमें रूढ़िबद्धता की बात की जा रही, पुराने विचारों की बात की जा रही। अरे ऐसे ऐसी वेट लिफ्टर हैं मीराबाई चानू, अभी आप लेटेस्ट एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं पुरुष नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनका मुझे नाम नहीं याद, कर्णम मलेश्वरी, मलेश्वरी वो भी वेट लिफ्टर है, एक फीमेल है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कैसी बातें हैं? ये रूढ़िबद्ध वाली बातें, ये हमारे पुराने घिसे पिटे विचार हैं। इन विचारों को हमको बदलना होगा। हमको कैसा सोचना है? 21st सेंचुरी में बैठे हैं तो हमको 360 होके सोचना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कह रहा है हमारी जेंडर स्टीरियोटाइप। लड़के होके रोते हो, लड़की होके बाहर घर की खेलती हो, घर से खेलती हो। तो ये क्या चीजें हैं? ये जो है जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर बायस को सूचित कर रहे हैं, या जेंडर। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लड़की होके ऐसे कपड़े पहनती हो जो तो लड़के पहनते हैं। तो इस प्रकार के जो होते हैं ये सब जेंडर वाले हैं, तो समझ जाना। 13, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन प्रीफेर्ड लर्निंग स्टाइल ऑफ चिल्ड्रन शुड नॉट बी एड्रेस्ड बाय। बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्ति भिन्नता को किस प्रकार से संबोधित नहीं। कर लो बेटा सर्किल। भाई नाट वाला क्वेश्चन है, सर्किल कर लो, नहीं तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। अगर ऊपर नाट है तो क्वेश्चन नकारात्मक है, तो आपको आंसर भी नकारात्मक ही करना है। ऐसा नहीं जल्दी में क्वेश्चन का जो आंसर है वो पॉजिटिव आप कर दें, पॉजिटिव नहीं करना है। बताइए, नॉट यहाँ है नहीं। बच्चों के की स्वीकृत अधिगम शैली व्यक्ति भिन्नताओं को, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो इंडिविजुअल डिफरेंस के बाद बारे में आपको दो चीजें याद रखनी चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्ति भिन्नता शब्द को सबसे पहले जॉन गाल्टन ने दिया था 1869 में। इनकी बुक का नाम था द हेरिडिटी ऑफ जेनेसिस। व्यक्ति भिन्नताओं, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन टू देम इन मल्टीपल वे, सही बात है। विभिन्न प्रकार से जो है जो इंफॉर्मेशन उसको प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से सीखते हैं। गिविंग देम चांसेस टू एक्ट इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल वेज, हाँ वो तो ठीक बात है। प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटीज टू इंगेज इन वर्क यूजिंग मल्टीपल वेज, देखिए सभी में मल्टीपल की बात की गई है। लेबलिंग एंड सिग्रेशन देम इन मल्टीपल वेज, उनको लेबलिंग आप करेंगे, सिग्रेशन करेंगे नहीं। लेबलिंग और सिग्रेशन ये दोनों वर्ड कैसे निगेटिव। देखिए मैं शॉर्ट बना रहा हूँ, ठीक है, लगभग 100 से ऊपर बन गए हों। आप इन सभी शॉर्ट वीडियो को देख लीजिए, चाहे तो एक कॉपी पर नोट कर लीजिए। हम एक ही शॉर्ट के माध्यम से इतने कम टाइम में समझा देते हैं कि आपकी समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब आज मैंने लेबलिंग और सिग्रेशन के ऊपर वीडियो बनाया है, वही शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो आप उसको देख लीजिए। लेबलिंग का मतलब होता है, अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, 10 तो भाई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, 20 स्टूडेंट ऐसे हैं मीडियम है, 10 ऐसे हैं स्लो लर्नर जो बहुत देरी से सीखते हैं, कम सीखते हैं। तो आपने नाम दे दिया, ए इधर आओ, तुम तो स्लो लर्नर हो, तुम तो मीडियम स्टूडेंट हो, शाबाश तुम तो हमारे एक अच्छे स्टूडेंट हो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आप ऐसे नामों को देकर उनके अंदर एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स को डेवलप कर रहा है। इससे उनके अंदर हीन भावना आएगी कि मैं नहीं कर सकता हूँ सर, मुझसे ऐसे कहते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है। कभी भी एनसीएफ एनईपी सभी इसकी मनाही करती हैं, ठीक है। आपको जो है नकारात्मक ये चीज़ है तो ध्यान रखना। लेबलिंग एंड सिगरेटिंग, एक और वर्ड होता है यहाँ पर रैंकिंग, रैंकिंग भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14,
असेसमेंट शुड बी डन मेनली टू, जो असेसमेंट है वो किस प्रकार से करना चाहिए, करने का मुख्य कारण क्या है, क्यों करते हैं असेसमेंट। इंड्यूस फियर अमंग स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम, विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय उत्पन्न करना। आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस टू ऑप्टिमाइज लर्निंग, मतलब उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस चैलेंज को पता करना, जिससे उनकी लर्निंग को और ज़्यादा अच्छे किया जा सके, बूस्ट किया जा सके। प्रमोट एंड डिटेन स्टूडेंट एज पर देयर परफॉर्मेंस, विद्यार्थियों को निष्पादन के उन्हें कक्षा में प्रोन्नत करना, ठीक है, मतलब प्रमोट करना अगली क्लास में, और रोक देना, या तो पास फेल वाली कहानी चल रही है यहाँ पर। असाइन रैंक, रैंक देखिए आ गया यहाँ पर, वहाँ पर सीग्रेशन लेवलिंग था, यहाँ पर रैंक आ गया। क्लासीफाई स्टूडेंट इन हिरार्किकल मैनर, हिरार्की का जानते हैं आप, देखिए हिरार्किकल का मतलब होता है स्त्रीकरण, इसमें हिंदी क्या लिखी है, वर्गीकृत। वैसे हिरार्किकल का मतलब स्त्रीकरण ऐसे, ये हिरार्की बनती है सबसे ऊपर, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, जैसे हमारे यहाँ पर इंटेलिजेंट हो गए, ठीक, यहाँ पर मीडियम स्टूडेंट हो गए, यहाँ पर स्लो लर्नर हो गए, इसके बाद और भी स्लो लर्नर से भी बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट हो गए, तो ये आपकी क्या बन गई है, हिरार्की। तो हिरार्की को आप नहीं बनाना है, लेबलिंग नहीं करते। हिरार्की कब बनती है, जब रैंकिंग की जाती है, लेबलिंग की जाती है, सिग्रेशन किया जाता है, ये कि ये आपको नहीं करना। तो करने का मुख्य कारण क्या है, क्यों करते हैं हम, सीधी बात बी, विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ और चैलेंज को पता करने के लिए, जिससे उनकी लर्निंग को और ज़्यादा अच्छे प्रकार से किया जा सकता है, किया जाए। क्वेश्चन नंबर 15, यू वांट टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग सीटी among your students, to do so which of the following skill should you enhance, ऐसी कौन सी चीज़ तुमको करनी चाहिए, तुम आप अपने बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू, व्हाट नॉट टू डू। कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, रूट मेमोराइजेशन, पैसिव इमिटेशन, क्या करेंगे आप। तो कोई भी स्टूडेंट हो गया आराम से समझ गया होगा कि पैसिव को अभी हमने ऊपर बताया था निगेटिव, पैसिव लर्निंग कभी भी होती नहीं, तो पैसिव देखते खन कट, रोट मेमोराइजेशन, किसी चीज़ को हमको कंठस्थ नहीं करना, रटना नहीं है, तो ये भी गलत। कन्वर्जेंट, अब इनमें फंसे हो गए, कन्वर्जेंट की सेल्फ रिफ्लेक्शन, देखिए कन्वर्जेंट नहीं, जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो डेवलप होती है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग से, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से डेवलप होती, ना कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, बी। कन्वर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का होता है मतलब मेटाकोग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, अपने आप के बारे में खुद में सोचना, अपने आप की खुद की जानकारी रखना, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है, कितना सही है कितना गलत है, इस टाइप की जो एनालिसिस आप करते हैं उससे को कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। लो परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड इन स्कूल इंडिकेट दैट, विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि, अगर आप लोगों को हिंदी में अच्छे से समझ में न आए किसी वर्ड का मतलब, तो इंग्लिश में देख लिया करें, ताक झाक कर लिया करें कि इंग्लिश में क्या हो, क्योंकि हिंदी को जो ट्रांसलेशन है थोड़ा वाहियात टाइप का कभी कभी आ जाता है। सुविधा वंचित या कोई भी हो तो थोड़ा सा देख लिया करें, जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, ठीक है। वैसे तो हिंदी इंग्लिश में कोई इशू नहीं है, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई कोई वर्ड है जो समझ में ना आए, उसको हम कर सकते हैं। फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड इन स्कूल इंडिकेट दैट, विद्यालय में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है, मतलब ऐसा है, गरीब परिवार के हो सकते हैं, एसटी कम्युनिटी के हो सकते हैं, और भी किसी भी प्रकार के बच्चे हो सकते हैं जो डिसएडवांटेज हैं, जिनको जो प्रिविलेज नहीं है, ठीक है, गरीब परिवार के हैं, रैग पिकर के बच्चे हैं, इस प्रकार के हैं, तो उनकी जो लो परफॉर्मेंस का कारण क्या है, किस ओर संकेत करता है उनकी लो परफॉर्मेंस।
स्कूल केटर्स टू द नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। देयर पेरेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, उनके जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंट नहीं समझते इम्पोर्टेंस। स्कूल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू नीड्स एंड एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनके लो परफॉर्मेंस के लिए, उनकी नीड्स और एबिलिटीज के लिए। सोशल इन्वायरमेंट ऑफ चाइल्ड इज सोलली रिस्पॉन्सिबल बाय चाइल्ड लर्निंग, जो बच्चे का जो सामाजिक परिवेश है केवल वो अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। तो क्या कारण हो सकता है बताइए, बहुत सामान्य क्वेश्चन है। तो बी और सी तो देखते ही घर गलत है कि पेरेंट्स का क्या मतलब, स्कूल में यहाँ आया पढ़ने, स्कूल की अब जिम्मेदारी है। तो सी, बी और सी जो है वो तो होगा ही नहीं, ऐसे ही हमको पता चल गया होगा। ए, स्कूल, स्कूल को बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को चेंज करना, यही तो इंक्लूसिव एजुकेशन है। बच्चा के अकॉर्डिंग सिस्टम को चेंज करना, चाहे वो डिसएडवांटेज ग्रुप के हों चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के बच्चे हों। तो जो विद्यालय है उनकी आवश्यकताओं की ओर विद्यालय को ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए इसमें जो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्कूल केटर्स टू डू द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, उनकी जो आवश्यकता है उस प्रकार से विद्यालय को पढ़ाना चाहिए। देखिए मैं ये 30 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, आप अपने आप से सेल्फ असेसमेंट भी करते चलिए। अगर आप इनमें से 25 24 फिलहाल छोड़िए, अभी आप सीखिए बस, अभी नहीं तो आपके माइंड में इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। अगर 4 10 15 कितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं कोई बात नहीं, अभी शुरुआती दौर है, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपके 30 आउट ऑफ 30 भी सही होने लगे। नहीं, पहले दिन लेके बैठे, पहले दिन कई भाई 30 आउट ऑफ 30 नहीं रहेगा, 29 रहेगा। तो ऐसा नहीं करना है। 17, disability is a result of impaired interaction between individual and social factors. Which model of disability supports this view? मतलब जो विकलांगता है व्यक्ति और सामाजिक कारकों के बीच अंतर संबंधित क्रियाओं का परिणाम होती है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है? अब ये सीटेट का पेपर है, सीटेट के पेपर में हिंदी डिसेबिलिटी की विकलांगता लिखी, जबकि विकलांगता वर्ड को दिव्यांगता वर्ड से बदल दिया गया है। अब देखिए आप किस तरीके से लिखा, यहाँ पर लिखा होना चाहिए दिव्यांगता, ठीक है। RPWD एक्ट, इस पर 20 मिनट का मैंने वीडियो बनाया, पूरी RPWD एक्ट 2016 को पढ़ाया, उसमें मैंने इसकी पूरी डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। तो विकलांगता की जगह दिव्यांगता हो गया है। क्वेश्चन भी जूनियर में पूछा गया था 2021 में, ऑफलाइन में जो 31 जनवरी 2021 को पेपर हुआ उसके जूनियर में पूछा गया था कि विकलांगता वर्ड को किस वर्ड के साथ बदला गया, तो दिव्यांगता। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। ये कहते हैं कि डिसेबिलिटी इज रिजल्ट ऑफ इम्पेयर्ड इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोशल फैक्टर, क्या जो विकलांगता है क्या वो इन दोनों के कारण होती है, इंडिविजुअल और सोशल फैक्टर्स के कारण। मेडिकल, विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है? मेडिकल, चैरिटी, सोशल, ह्यूमन राइट। विकलांगता व्यक्ति को सामाजिक कारकों की बाधित अंतः क्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन करता है? तो मेडिकल, चैरिटी जो तो होंगे नहीं। अब आ जाइए इसमें सोशल और ह्यूमन राइट, इसमें क्या होगा भाई? विकलांगता कौन सा इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है? इंडिविजुअल एंड सोशल फैक्टर्स, सोसाइटी, सी इज आवर राइट ऑप्शन, सी, ठीक है, सामाजिक। लेकिन जरूरी नहीं है सभी क्वेश्चन हमको समझ में ही आए और सभी हमको करने नहीं। अगर 30 में से हमको, मैं तो मान के चलता ये अप्रोच हमारे सीखने पर होने, 25 भी आ गए कोई बात नहीं, 100% मत कभी वो करना कि इतना ही हो जाए, नहीं, बस सीखने पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। एक दो तो चीजें ऐसी होगी नहीं होगी। अब मेरे 30 आउट ऑफ 30 आ गए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझको पूरी CDP आ गई।
सब कुछ किसी को नहीं आता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। दोनों पेपर में 30 आउट ऑफ 30 हो गए वो एक अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आप जान गए हैं, नहीं। तो इस अप्रोच को चेंज करना, इससे हमारी जो लर्निंग होगी वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, इन ऑर्डर टू इंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट ए टीचर शुड, एक टीचर को क्या करना चाहिए? श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको को सुनने में प्रॉब्लम्स होती है, आप एक टीचर हैं तो आप क्या करेंगे बताइए? एक्सटेंसिवली, बहुत ज़्यादा यूज लेक्चर मेथड फॉर प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, लेक्चर मेथड का आप यूज करेंगे। यूज ओरल टेस्ट फॉर असेसमेंट ऑफ ए लर्निंग, लर्निंग के लिए ओरल असेसमेंट का आप यूज करेंगे, मतलब मौखिक। रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ साइन लैंग्वेज इन क्लास, साइन लैंग्वेज को आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे, रोक देंगे। इंश्योर दैट ओरल कम्युनिकेशन इज सप्लीमेंटेड विद विजुअल रिप्रेजेंटेशन, आप क्या करेंगे तो बताइए? आपकी क्लास में ऐसे बच्चे जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए आपके लिए जो बेस्ट होगा वो रहेगा, इंश्योर दैट ओरल कम्युनिकेशन इज सप्लीमेंटेड विद विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब मौखिक संप्रेषण के साथ साथ ही उनको दृश्यात्मक जो है रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार से हमको करना चाहिए इंक्लूजन, ठीक है, जिससे बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। 19, स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस आर लाइकली टू, मेधावी प्रतिभाशाली बच्चे में किस तरह की संभावना है? कैसे बच्चे होंगे? रेंजुल्ली का 3C ए 3 रिंग एक मॉडल है, उसके अनुसार समझ लीजिए। गिफ्टेड बच्चा कौन होगा? तो रेंजुल्ली थे, जो रेंजुल्ली पूछा गया, ठीक है। रेंजुल्ली ने बताया था कि जिन बच्चे, तो इन्होंने अपना जो 3 रिंग मॉडल दिया था उसमें A CCC, इसको मॉडल भी कहते हैं, A CCC, इसका मतलब जैसे 3 सर्किल है। ए का मतलब हाई एबिलिटी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी हो। सी फॉर कमिटमेंट, जिसके अंदर अपने काम को करने के प्रति कमिटमेंट हो। दूसरी सी का मतलब है सी फॉर क्रिएटिविटी हो, जिसके अंदर क्रिएटिविटी हो जन्म से, वो बच्चा गिफ्टेड बच्चा होगा। ऐसा किसने कहा है? रेंजुल्ली ने कहा, इसीलिए इसको कहते हैं हम इनका 3 रिंग मॉडल। अब यहाँ पर जो होगा आपका, देखिए यहाँ पर जो है बच्चे की क्रिएटिविटी, ये बच्चे का जो इंटरेक्शन है, यहाँ पर बच्चे की गिफ्टेडनेस है। ए फॉर हाई एबिलिटी, सी फॉर क्रिएटिविटी, या कुछ लीजिए सी फॉर क्रिएटिविटी ऊपर हो गया, सी पर अभी क्या बताया था? कमिटमेंट, हाई कमिटमेंट, तो तीनों चीजें हैं, तो इसको हम कहते हैं, रेंजुल्ली ने इनको बताया था, ध्यान रखना। आइए, स्टूडेंट विद गिफ्टेड आर लाइकली टू लैक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक, मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। रिस्पॉन्ड मच स्लोअर देन पीयर, अपने जो साथ वाले हैं उनसे ज़्यादा वो धीरे धीमी गति से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। क्या ऐसे होते हैं गिफ्टेड बच्चे? विदड्रा वेरी क्विकली इफ टास्क इज चैलेंजिंग, अगर चैलेंजिंग टास्क है तो उसको बहुत जल्दी वो करते हैं। सो ईगरनेस टू फाइंड सोल्यूशन, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। तो ये कैसे होते हैं? तो पहला देखिए, लैक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक, मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, नहीं, अभाव तो नहीं होता है। रिस्पॉन्ड मच स्लोअर, स्लोअर नहीं होते हैं, वो तो क्विक होते हैं, तो बी भी गलत। विदड्रा वेरी क्विकली टास्क चैलेंज, यदि कार्य चुनौती हो तो उस कार्य को तुरंत छोड़ देते हैं, गलत बात है। छोड़ थोड़ी ना देते, उसको लेते हैं और एक्सेप्ट करते हैं अच्छी प्रकार से कि इट इज वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर मी, तो सी इसलिए गलत हो गया। तो क्या बचा? कोई भी समस्या समाधान है तो उसके खोजने के प्रति वो बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं, जागरूक होते हैं। ये किसका गुण है? ये गिफ्टेडनेस का है, तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following provision will cause challenge to a student have
हैविंग अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एक बच्चा है जिसमें ADHD है, ADHD है। ADHD का मतलब होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चा एक ऐसा है जो ज़्यादा देर तक ध्यान से लगा के पढ़ नहीं पाता, सीख नहीं पाता है। तो उस बच्चे को किस चीज़ में प्रॉब्लम होने वाली है? चार ऑप्शन। एसिस टू असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर रिटन असाइनमेंट्स, stimulating a range of things, breaking assignments into small and manageable chunks, lecturing for long duration without any break। बच्चा ज़्यादा देर तक अटेंशन होके पढ़ नहीं पा रहा है, आप कह रहे हैं हम उसको बहुत बहुत लंबे लेक्चर देंगे बिना किसी ब्रेक के, तो क्या हो गया इसमें? काज, कारण बताना है, तो कारण किसमें क्या हो जाएगा? डी। कंट्राडिक्शन ये है ना, ये एक तो उसका ध्यान नहीं ज़्यादा देर तक टिक पाता है, उसको ADHD है, और आप लेक्चरिंग मेथड की बात कर रहे हैं, बहुत बहुत लंबे लेक्चर देने की, तो इसीलिए डी इज आवर राइट ऑप्शन। ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 असर्शन और रीजन वाला आ गया। ये टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू कोलाबोरेट, डू ग्रुप वर्क एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की जा रही है, मतलब बच्चों को कोऑपरेटिव लर्निंग करनी चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी साथ साथ करनी चाहिए, इस प्रकार से सीखना चाहिए। ये असर्शन हो गया हमारा। रीजन क्या है? लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी, स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज कलेक्टिवली। जो लर्निंग होती है वो सोशली होती है, मतलब सोसाइटी में हम लोग सीखते हैं, और बच्चा नॉलेज को गेन करता है, अपने आप से सीखता है। तो जो दोनों बातें कैसी है? सही है, ट्रू है। तो दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following method of teaching learning does not value active role of students in knowledge construction। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती? नाट, नाट को सर्किल, एक नहीं देती है, वो कौन सी नहीं देती है? बिहेवियर कंडीशनिंग, पीयर कोलाबोरेशन, डिस्कवरी लर्निंग, रिसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण। तो इसमें क्या हो जाएगा पता है? पारस्परिक शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण का हम तुमसे सीख रहे हैं, तुम हमसे सीख रहे हो। अन्वेषण, डिस्कवरी लर्निंग, ये तो होगा। पीयर कोलाबोरेशन ये भी होगा, रिसिप्रोकल लर्निंग ये भी होगा। बिहेवियर वाला, बिहेवियरिज्म जो है व्यवहारवादी, इस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया गया है। इसमें बच्चा पैसिव होता है, क्योंकि जो बिहेवियरिंग है, कंडीशनिंग है, इसमें टीचर सेंटर्ड ये मेथड होता है, इसमें जो है टीचर सेंटर में होता है। इसमें कौन सा चल रहा है? चाइल्ड सेंटर्ड। इसलिए ये जो है, ये जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा, नाट है, नकारात्मक है, तो हमको नकारात्मक वाला ही आंसर करना है, नाट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बिहेवियर कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 23, स्टूडेंट्स लर्न बेटर एंड इफेक्टिवली बाई। विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? पैसिव इमिटेशन, पैसिव को तो हमको काट देना, पैसिव कैसा? निगेटिव वर्ड नहीं होगा। रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट नहीं होगा। रूट मेमोराइजेशन नहीं होगा, रटकर तो कुछ सीखना ही नहीं है। तो क्या बचा? इंक्वायरी एंड डिस्कवरी लर्निंग। ये इंक्वायरी और डिस्कवरी लर्निंग है, ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट ऑफ लर्निंग एज मेंशनड इन NCF 2005, 2005 NCF के अनुसार जो इंक्वायरी बेस्ड है, जो डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग है, ये सबसे ज़्यादा मेन है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? इंक्वायरी एंड डिस्कवरी। देखिए जो क्वेश्चन थे उसमें टफ भी थे, मीडियम भी थे, ठीक है, तो सभी टाइप्स के क्वेश्चन थे। आ जाइए 24, बस लास्ट, अभी 30 क्वेश्चन हमको करने हैं। 24, बीच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स, निम्नलिखित में से हिंडर्स माने होता है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अमंग स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के समाधान कौशलों के विकास में बाधा उत्पन्न करता है? मतलब जो एक बच्चा है जो अपने आप से प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, लेकिन एक चीज इसमें ऐसी है जो उसको प्रॉब्लम करती है, वो कौन सी चीज है?
एनालॉजिकल थिंकिंग, फंक्शनल फिक्स्डनेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम इन मल्टीपल वेज, फोकस और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। इसमें क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, बताइएगा। तो देखिए, आपको बता दूं एनालॉजिकल थिंकिंग क्या होती है। एनालॉजी आपने, अगर आपने वो पढ़ी होगी रीजनिंग में, रीजनिंग में होते हैं एनालॉजी, जिसमें सेम ही प्रकार से क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, तो नेपाल की क्या होगी, सिमिलरिटी, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो एनालॉजिकल थिंकिंग तो सही है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, बढ़िया है। फंक्शनल फिक्स्डनेस, फंक्शनल फिक्स्डनेस का मतलब होता है जो निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब है एक ही तरीका है किसी भी चीज को करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आप उससे बियॉन्ड जाकर नहीं सोच सकते, फिक्स है चीजें, तो ये गलत है। ठीक है, जो निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये है, यही सही होगा कि इसमें पूछा गया हिंडर्स, कौन बाधा डालता है, तो फंक्शनल फिक्स्डनेस इसमें बाधा डालता है। सी में क्या, रिप्रेजेंट प्रॉब्लम मल्टीपल वे, ये तो सही है, मल्टीपल वे में किसी भी जो प्रॉब्लम है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, हाँ वो भी करना है, बट बी इज आवर नॉट करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि बी जो है, अच्छा हाँ बी सही होगा, इसमें क्वेश्चन के अनुसार बी सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो हमारा बी है, फंक्शनल फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 25, इन व्हाट बेस्ड अल्टरनेटिव कंसेप्शंस कैरिड बाय स्टूडेंट्स बी एड्रेस्ड बाय द टीचर। जो बच्चे आते हैं जब स्कूल, तो उनके माइंड में अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट होती हैं, आप एक टीचर हैं तो उनकी अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट को कैसे लेंगे, वैकल्पिक अवधारणाओं को आप कैसे लेंगे। जैसे उन्होंने, मान लीजिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में कि एक बच्चे ने देखा कि कटोरे में पानी है, धूप में उसने कटोरा रखा तो पानी गायब हो गया। बच्चा कहता है कि भगवान ने पी लिया है, ठीक है, धरती पी गई है, पता नहीं कहाँ चला गया। तो बच्चे इस प्रकार की बातें कर रहा, तो ये अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट उसके माइंड में, वो ये नहीं जानता कि इवेपोरेशन या वेपोरेशन के माध्यम से जो होता है पानी उड़ गया, बाष्पीकरण के द्वारा जो है पानी गायब हो गया, वो ये चीज है। तो आप उसके इस कॉन्सेप्ट को कैसे हैंडल आउट करेंगे, कैसे लेंगे। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट शुड बी इग्नोरेड विदाउट एनी डिस्कशन। आप उस पर कोई बात ही नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे, नहीं इग्नोर नहीं है करना है। बच्चा जो सीखता है, जानता है, उसको इग्नोर नहीं करेंगे आप। स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू शेयर एनी अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट। आप कोई भी जो बच्चे की अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट है उसको क्लास में अलाउ ही नहीं करेंगे, बात करने के लिए नहीं अलाउ करेंगे, तो बी इज नॉट राइट। स्टूडेंट शुड बी इनकरेज्ड टू शेयर देयर आइडियाज एंड दीज शुड बी डिस्कस्ड थोरली। आप बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे, इनकरेज करेंगे अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, और उस बच्चे को जो है थोरली उस पर डिस्कस करेंगे, पूरी तरह से डिस्कस करेंगे कि बेटा, ना तो कटोरे के पानी को भगवान ने पी लिया, ना आसमान ने पी लिया, ना धरती पी गई। ये एक प्रोसेस होती है जिसको बाष्पीकरण कहते हैं, जिसके द्वारा पानी उड़ जाता है। तो आप इस चीज़ के लिए इसको इनकरेज करेंगे, ना कि डिस्करेज करेंगे। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। स्टूडेंट शुड बी पनिश्ड, पनिश तो आपको कुछ करना ही नहीं, तो आर्टिकल 17 का जो है आपको जेल हो सकती है, कि इसमें लिखा है देर इज प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट। ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल दोनों प्रकार का, आप किसी भी प्रकार से बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रांजिक मोटिवेशन। निम्नलिखित में से कौन सा है जो बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। दो प्रकार की प्रेरणा होती है, इंट्रांजिक, एक्सट्रांजिक। आंतरिक मोटिवेशन, बाह्य मोटिवेशन। जो इंट्रांजिक मोटिवेशन है जो निगेटिव होता है, ठीक है, और पॉजिटिव कौन सा होता है, आंतरिक प्रेरणा। जो हमारी जो इंटरनल मोटिवेशन है वो अच्छा होता है। तो ये बात करते हैं एक्सट्रांजिक मोटिवेशन, जब हम बाहर की वस्तुओं को देखकर मोटिवेट होते हैं तो उसको हम एक्सट्रांजिक मोटिवेशन कहते हैं। लर्निंग टू सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी, अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए पढ़ना, सीखना, क्या ये एक्सट्रांजिक मोटिवेशन है।
लर्निंग टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ को विकसित करने के लिए पढ़ना, क्या ये एक्सटेंडिंग मोटिवेशन है? लर्निंग टू विन ए कैश प्राइज, एक नगद पुरस्कार मुझे मिल जाए अच्छा सा, उसके लिए मैं सीख रहा हूँ। ये कौन सा है? बाहर की चीज को देखकर मैं मोटिवेट हुआ कैश के प्राइज को, तो यही हो जाएगा बाह्य परिणाम। लर्निंग टू ए मास्टर स्किल, अरे मास्टरी तो इंटरनल में आती है भाई, तो सी इज आवर राइट ऑप्शन। लर्निंग टू विन ए कैश प्राइज, बाहर की चीजों को देखकर प्रेरित हो, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 27, सलमान, हिंदी में अलग लिखा है, हिंदी में सायमा लिखा है, इंग्लिश में सलमान लिखा है, ऐसे ये लोग लिखते हैं। सलमान attributes her failure to lack of ability and considers ability is fixed, experiencing repeated failure will lead to development of in her। मतलब जो सलमान है वो कहता है या सायमा कहती है कि मेरे जो फेलियर के कारण इसलिए कि मेरे अंदर किसी काम को करने की एबिलिटी नहीं है, और एबिलिटी जो है वो फिक्स होती है, जन्म से होती है डिसाइड। तो उसके अंदर क्या हो सकता है? बार बार विफलताओं का होना, उसमें किस प्रकार की भावना का डेवलपमेंट हो सकता है? अगर मान लीजिए कोई बच्चा किसी एग्जाम में बार बार फेल हो जाता है, तो उसके अंदर कौन सी भावना का डेवलपमेंट हो सकता है, कौन सी विकसित हो सकती है, जो कि गलत है, निगेटिव है? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी, जिज्ञासा नहीं होगी। लर्नेड हेल्पलेसनेस, असहायता का सीखा हुआ भाव। प्राइड होगा, मतलब अपने आप पर गर्व महसूस करेगा। होप, आशा बनेगी, क्या होगा? बच्चा टूट जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, अनमोटिवेटेड हो जाएगा। डिमोटिवेटेड, लर्नेड हेल्पलेसनेस, बच्चा जो होगा बिल्कुल टूट जाएगा अगर वो बार बार फेल हो रहा है और कहता है इस प्रकार से कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। सीटेट में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, देखिए आपने देखा फैक्चुअल बहुत कम है। यू वांट योर स्टूडेंट टू रिमेंबर सर्टेन इन्फॉर्मेशन, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कुछ इन्फॉर्मेशन उसको याद करें, कैरी करें। फॉर दिस पर्पज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी शुड बी अवॉइडेड, इसके इस याद करने के लिए आप किस स्ट्रेटजी को नहीं अपनाएंगे? अवॉइडेड निगेटिव क्वेश्चन है जी, अवॉइडेड, अवॉइड करेंगे, तो निगेटिव का भाई निगेटिव, निगेटिव वाला आंसर ढूंढिए। आस्किंग देम टू पैसिवली रिसाइट द सेम मैनी टाइम्स, जैसा लिखा है इसको रट मारो बार बार पैसिव तरीके से। मेकिंग कनेक्शंस विद देयर प्रीवियस नॉलेज, इसको प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर याद कीजिए। गिविंग अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई नॉलेज टू रियल लाइफ प्रॉब्लम, जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम है इनसे जोड़कर सीखने के अवसर दीजिए। प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल द नॉन एग्जाम्पल फॉर दैट कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमको क्या देने हैं? एग्जाम्पल देने हैं, नॉन एग्जाम्पल देने हैं। तो तीन इसमें सही है, एक गलत है। अब गलत ढूंढिए कौन सा है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन है नकारात्मक। तो ए राइट ऑप्शन। ठीक है, इसमें रोट मेमोराइजेशन की बात हो रही है, पैसिव तरीके से जैसा लिखा है वैसे ही इसको रट डालो। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली, दिल्ली। ताजमहल कहाँ है? आगरा, आगरा, बिल्कुल इस टाइप से रटना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज पर्सनल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस लर्निंग, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पर्सनल व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? बताइए भाई कौन सा है? स्कूल क्लाइमेट, हेरिडिटी, कल्चरल कंटेक्स्ट, टीचर पेडागोजी, टीचर की पेडा, जो केवल इंडिविजुअल से रिलेटेड हो, केवल एक ही व्यक्ति से रिलेटेड हो, उसको हम पर्सनल कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगी? हेरिडिटी, क्योंकि सभी की हेरिडिटी पर्सनल होती है, अलग अलग होती है। आपकी अलग होगी, मेरी अलग, इसमें कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं था। ये देखते हैं, लर्निंग इज निगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो अधिगम है नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है किसके द्वारा? इसके फोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय द टीचर, अगर टीचर के द्वारा इसके फोल्डिंग उनको दी जाए तब जो लर्निंग होगी वो निगेटिव रूप से प्रभावित होगी, कम होगी? नहीं, इसके फोल्डिंग देने से तो जो लर्निंग होती है वो पॉजिटिव होती है। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, निराशा की भावना। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट इन स्कूल, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन एज पर स्टूडेंट नीड, मतलब कि विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार वैयक्तिक रूप से
निगेटिव रूप से कहाँ पर इसमें प्रभावित हो रही है। तो समझ गए होंगे आप लोग। अगर आपके अंदर मान लीजिए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आप खोले तो बैठे हैं, आपके माइंड में कुछ और कुछ चल रहा है, आपकी पढ़ने के मन नहीं है, आप टूटे हुए हैं किसी चीज़ से, तो आप सीख नहीं पाएंगे, आपकी जो लर्निंग होगी वो निगेटिव होगी। तो फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, निराशा की भावना। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम लोग इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहेंगे, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके जो नंबर हैं 30 में कम से कम 28, 29 और 30 भी आ सकते हैं। इतनी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, तैयारी करवा दूंगा। आप लोग हमारे साथ बस जुड़े रहिए। चलिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।